हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ रेजोनेंस इफ़ेक्ट या इसको मेसोमेरिक इफ़ेक्ट बोलते हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि किसी कार्बोकटाइन कार्ब एनाइन उनकी जो स्टेबिलिटी है उस पर ये इम्पैक्ट डालता है। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं दीज आर अफेक्टेड बाय रेजोनेंस। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। तो मैं इसमें सबसे पहले जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ रेजोनेंस। रेजोनेंस होता है स्टूडेंट्स डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। जब पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज होते हैं, पर इसमें जो है एटम्स की जो पोजीशन होती है वो फिक्स होती है। ओनली इलेक्ट्रॉन जो है दे आर डीलोकलाइज। पाई इलेक्ट्रॉन्स दे आर डीलोकलाइज। पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज होते हैं, पर एटम की जो पोजीशन जो होगी वो फिक्स होगी, एटम की पोजीशन चेंज नहीं होगी। और ये एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, और ये जो है परमानेंट इफेक्ट है। रेजोनेंस जो है दैट इज़ परमानेंट इफेक्ट। जैसे हम लोगों ने बात की थी पहले जो इफेक्ट्स पढ़े मैंने आपको, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट करवाया था वो टेम्परेरी इफेक्ट था, इंडक्टिव इफेक्ट करवाया वो परमानेंट इफेक्ट था। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट जो परमानेंट इफेक्ट है, उसी तरह से रेजोनेंस जो है दैट इज आल्सो परमानेंट इफेक्ट है। और एंड रेजोनेंस जो है दैट विल डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। रेजोनेंस जो है डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कि लास्ट टाइम आपको याद होगा इंडक्टिव फैट में हम लोगों ने बात की थी, इंडक्टिव फैट जो दैट इज डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। अप टू 3 कार्बन एटम्स तक होता था, उसके बाद जो इसका फैट जो डाई हो जाता था। तो रेजोनेंस का जो है दैट विल डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। और इसमें जो है रेजोनेंस एनर्जी के बारे में भी है। रेजोनेंस एनर्जी इज द रिलीज ऑफ एनर्जी। जितनी एनर्जी रिलीज होगी या रेजोनेंस एनर्जी जो है जितनी ज़्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। हम लोग डिस्कस करेंगे ये सारी बातें कि कैसे रेजोनेंस एनर्जी जो है ज़्यादा होती है, कैसे जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे तो रेजोनेंस एनर्जी जो है ज़्यादा होगी। रेजोनेंस एनर्जी जो है दैट इज़ अ डिफरेंस ऑफ जो मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होता है और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है उसका डिफरेंस होता है। तो जितनी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा आती है उतनी ही स्टेबिलिटी भी जो है उस जो स्ट्रक्चर होगा उसकी जो स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो रेजोनेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे स्टूडेंट्स। जो रेजोनेंस के लिए जो मैंने बताया था कि आप लोगों को कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है दैट शुड बी डीलोकलाइज। और दूसरी सबसे बड़ी बात है इसमें जो है कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। कंजुगेटेड सिस्टम होगा तभी जाके जो है रेजोनेंस होगा। यदि कंजुगेटेड सिस्टम नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है रेजोनेंस को फिनोमेना नहीं हो सकता। तो जो रेजोनेंस शो करने की सबसे बड़ी जो कंडीशन है दैट इज़ कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे कि किस टाइप का कंजुगेशन हो सकता है। मैंने लास्टली जो है डिस्कस भी किया था कि कंजुगेशन जो है किस किस टाइप का होता है। कंजुगेशन के बारे में बताया भी था हम लोगों को कि जैसे एटम है ABC, तो ए और जो है दैट इज़ इन कंजुगेशन विद बी। ए और सी के बीच में बी एटम आ रहा है, तो इसका मतलब ए और सी जो है दैट इज़ इन कंजुगेशन। जैसे मैं ये बात करूँ ABCD, अब ए और डी के मैं बारे में बात करूँ तो इस ए और डी के बीच में 2 एटम आ गए, तो इसका मतलब ए और डी जो है दैट इज़ नॉट इन कंजुगेशन। तो कंजुगेशन जो है इसमें ज़रूरी है। यदि वो कंजुगेशन किस किस टाइप का हो सकता है, जैसे कि हम लोग बात करें कंजुगेशन जो है जैसे पाई इलेक्ट्रॉन का जो है जो कंजुगेशन दैट शुड बी किसके साथ हो सकता है, लोन पेयर के साथ कंजुगेशन हो सकता है। पाई जो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो कंजुगेशन है दैट विल बी लोन पेयर हो गया जैसे। और कार्ब एनाइन आपको पता है नेगेटिव चार्ज है दैट इज़ इन कंजुगेशन, इसमें रेजोनेंस पॉसिबिलिटी हो सकती है। डबल बॉन्ड और पाई बॉन्ड, और पाई मतलब अनसैचुरेटेड सिस्टम होता है ना पाई, तो पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड जो है दैट इज़ इन कंजुगेशन विद कार्ब कटाइन, इसके बीच में कंजुगेशन जो है दैट इज़ पॉसिबल है, तो उसमें ये भी रेजोनेंस शो कर सकता है। या फिर जो है पाई बॉन्ड जो दैट इज़ इन कंजुगेशन विद फ्री रेडिकल, तो इस टाइप की जो है कंजुगेशन पॉसिबल है जिसमें रेजोनेंस हो सकता है। पाई बॉन्ड जो दैट इज़ यदि लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में जो वो रेजोनेंस शो कर सकता है। पाई बॉन्ड यदि नेगेटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन है तो उसके साथ भी जो है जो नेगेटिव चार्ज है उसके साथ कंजुगेशन में तब भी रेजोनेंस हो सकता है। पाई चार्ज जो है पॉजिटिव के साथ है कंजुगेशन में तब भी रेजोनेंस हो सकता है। और पाई बॉन्ड यदि जो है कंजुगेशन में फ्री रेडिकल के साथ तब भी रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है।
तो जैसे हम लोग बात करें किस टाइप के कंपाउंड्स, जैसे हम लोग कि किस किस में रेजोनेंस होगा, किस किस में रेजोनेंस नहीं होगा, तो जैसे मैं एग्जांपल्स ले लूँ स्टूडेंट्स। अब जैसे कि ये एग्जांपल लिया मैंने, कोई भी ले लिया, और CH2 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 CH3, क्या इसमें जो है रेजोनेंस होगा? इसमें आप देख सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है नहीं है यहाँ पे, प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें इस केस में जो है रेजोनेंस जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और भी बहुत सारे, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अकेला ही है यहाँ पे, है ना, तो रेजोनेंस जो है इसके साथ कोई भी कंजुगेशन वगैरह सिस्टम नहीं है, तो इसमें भी जो है रेजोनेंस जो है दैट इज़ पॉसिबल नहीं होगा। जैसे हम लोग बात करें कि जैसे ये एक सिस्टम दिया हुआ है, ये एक सिस्टम दिया हुआ है, जैसे ये है, एक इसमें एक ही पाई बॉन्ड है, सपोज करो ये पाई बॉन्ड है, क्या इसमें कंजुगेशन है? आप देख रहे हो कि इसमें कोई भी कंजुगेशन नहीं है। पाई के बाद जो है सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, उसके बाद नेक्स्ट फिर सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, तो इसमें भी कंजुगेशन नहीं है, तो इसमें भी जो रेजोनेंस जो है दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अब जैसे देख सकते हैं हम लोग CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो आप देख सकते हो कि इस केस में भी कोई भी आप जो मतलब कोई भी जो पाई बॉन्ड आ गया सिग्मा, और उससे नेक्स्ट फिर सिग्मा आ रहा है, तो कंजुगेशन इसमें पॉसिबल नहीं है, तो ये भी जो है रेजोनेंस शो नहीं करेगा। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि इस टाइप का ये कंपाउंड दिया हुआ है, क्या इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? आप देख सकते हो कि पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे सिग्मा, फिर सिग्मा आ रहा है नेक्स्ट, तो इसमें भी कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है, इसमें भी कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसमें भी जो रेजोनेंस जो है दैट विल बी नॉट पॉसिबल। तो ये आप देख सकते हैं कि इस टाइप के जो कंपाउंड्स हैं वो रेजोनेंस शो नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा देखते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड जो जिसमें रेजोनेंस की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जैसे कि मैं केस डिस्कस कर रहा हूँ, 1,3 ब्यूटाडाइन ले रहा हूँ। 1,3 ब्यूटाडाइन जो है ऐसे होता है, ब्यूटाडाइन का मतलब 4 कार्बन होते हैं, 1,3 ब्यूटाडाइन का मतलब फर्स्ट और जो है थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें क्या रेजोनेंस जो है पॉसिबिलिटीज़ होगी या नहीं होगी। बैलेंस कर दिया आप लोगों ने, तो इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा है, और फिर पाई, तो कंजुगेशन में है, ये दो जो पाई बॉन्ड है दे आर इन कंजुगेशन, तो इसमें जो है रेजोनेटिंग जो है रेजोनेंस की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को कि कैसे रेजोनेंस ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो इसमें रेजोनेंस कैसे ड्रॉ होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, एक्चुअली में जितने इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज होगा, जितना इलेक्ट्रॉन जो है पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज होगा, उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा कंजुगेशन होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज होंगे, जिसकी वजह से उनकी स्टेबिलिटी जो है दैट विल भी बढ़ेगी, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि हम लोग देखें कि अब हम अपनी लाइफ में देख लें कि अब ये कई स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि सर क्या ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे हैं, पाई तो क्यों इनकी स्टेबिलिटी जो वो इंक्रीज़ कर रही है, तो क्यों पाई बॉन्ड जब डीलोकलाइज होते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज़ करती है। अब आप देखो घर पे देख लो, कोई आपके घर पे कोई भी अपने आप को ले लो, यदि आपको बोला जाए एक ही जगह पे आपने बैठे रहना है, तो क्या मतलब आप मतलब जो है आपकी जो है स्टेबिलिटी होगी, आपकी लाइफ में जो है स्टेबिलिटी होगी, नहीं होगी डेफिनेटली। यदि आप एक ही जगह बैठे रहते हो तो आपको जो है कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मेटाबॉलिज्म जो है आपका गड़बड़ हो सकता है, आपकी जो है कई प्रॉब्लम्स जो है हो सकती है, शुगर बीपी वगैरह बढ़ सकते हैं, आपको पता है क्यों, क्योंकि जो है यदि आप घूमे फिरें आगे पीछे मूव करते हैं, ठीक है, तो क्या जितना आप घूमोगे, मतलब जितना आप जो वॉक करोगे या जितना आगे पीछे जाओगे, तो क्या होगा जो है आपकी जो स्टेबिलिटी जो है मतलब रहेगी, आपको माइंड भी ठीक रहेगा और स्टेबलाइज भी रहोगे। तो अब ये नहीं कि आप जैसे सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो 24 घंटे या जो भी, चलो 24 घंटे तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है, काफ़ी मतलब देर तक पढ़ रहे हैं, तो और ठीक है, तो आप बोलोगे कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंस ही बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। बीच बीच में जो है काफ़ी, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, काफ़ी देर पढ़ लिया, बीच में ब्रेक ले ली, 2 घंटे पढ़ लिए, चलो 1 घंटा पढ़ लिया, 2 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद जो है 1 घंटे मतलब कुछ देर घूमने के लिए जाना चाहिए, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका माइंड भी स्टेबलाइज हो रहा है। तो वही है कि जैसे हम लोग घूमते फिरते हैं तो हमारी जो है स्टेबिलिटी, जो माइंड की स्टेबिलिटी जैसे बढ़ती है, और वो माइंड जो हमारी फिजिकल बॉडी पे भी इफेक्ट डालता है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह पे लोकलाइज होगा तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम होगी। तो जितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, जितना डीलोकलाइज क्या होगा, ज़्यादा होगा, उतनी स्टेबिलिटी जो वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ये बात सिंपल सी बात है। और कंजुगेशन, जितना ज़्यादा कंजुगेशन होगा तो उतना इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जितना कंजुगेशन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन भी ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये 1,3 ब्यूटाडाइन का केस है,
तो इलेक्ट्रॉन जो है घूमना चाहेगा, आपको पता ही है कि ये यहाँ पे मूव कर गया सपोज करो, तो व्हाट विल हैपन, यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहा है स्टूडेंट, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन का था, एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन था और एक ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन था। तो जब ये भाई यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहा है, मतलब माइग्रेट हो रहा है, यहाँ पे माइग्रेशन हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन जो है इसका मूव यहाँ से जा रहा है, तो इसलिए कार्बन जो है दैट विल गेट, कार्बन जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि CH और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आ जाएगा CH, और आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया स्टूडेंट्स, तो इस कार्बन के सराउंडिंग में कितने बॉन्ड हो गए, 5। एक यहाँ पे आएगा, यदि यहाँ पे आएगा तो 1, ये आ गया 2, ये 3, ये 4 और ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है, तो 5 हो जाएंगे। तो ये कार्बन जो दैट विल बिकम अनस्टेबल, इसलिए ये जो पाई बॉन्ड है ये भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप से ये बन जाएगा CH2-। तो क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि इस टाइप से एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें जो है पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये जो पाई इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे शिफ्ट हो गए, माइग्रेट हो गए। तो रिजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर होता है उसमें माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। सपोज करो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होते, तो व्हाट विल हैपन, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाने थे। तो इस टाइप से ये स्ट्रक्चर बनना था, यदि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शिफ्ट होते, यदि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होते तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाने थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चार्ज आना था दैट विल भी क्या होना था, CH2- हो जाना था। तो ये CH यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आ जाना था CH2+। तो इस टाइप से जो है ये स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो कंजुगेशन जो था दैट इज़ पाई कंजुगेशन था, पाई कंजुगेशन की वजह से जो है आप देख सकते हैं कि ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है बन रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। स्टूडेंट्स, इंडक्टिव फेड और रिजोनेंस इफेक्ट में ये डिफरेंस है कि जो इंडक्टिव फेड होता है, जैसे कि हम लोग बात करें HF, आपको पता है कि HF में क्या हो रहा है, दोनों में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रखी थी। तो इसमें क्या होता है कि जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, फ्लोरीन की तरफ जो है शिफ्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। पर जो रिजोनेंस इफेक्ट होता है उसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे हम लोगों ने बात की कि इंडक्टिव फेड में जो है, जैसे हम लोग बात करें कार्बन की चेन ले लेते हैं, जैसे कि 4 कार्बन की चेन ली और यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एटम अटैच कर दिया, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो व्हाट विल हैपन, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो थे, आपको पता है ये कोवलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रखे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट हो जाते हैं, वो किसकी तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जो इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट हो जाते हैं। इंडक्टिव फेड में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं उसकी तरफ। पर जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है दे विल बी गेट माइग्रेटेड हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है माइग्रेट होकर के, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो माइग्रेट हुए और इस कार्बन पे यहाँ से माइग्रेट होकर के इस कार्बन के ऊपर पहुँच गए, और यहाँ से जैसे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ से माइग्रेट होकर के इस कार्बन के ऊपर आ गए। तो सिंपल सी बात है कि रेजोनेंस इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो माइग्रेट हो जाते हैं, एक एटम से दूसरे एटम में जो है माइग्रेशन होती है उनकी। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि जो रेजोनेंस हुआ वो पाई जो है, जब ये पहला हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा जिसमें जो रेजोनेंस हुआ पाई और पाई के बीच में जो है पाई बॉन्ड जो है, जब पाई इलेक्ट्रॉन जो दे आर इन कंजुगेशन। अब हम लोग सेकंड केस पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स कि जब पाई इलेक्ट्रॉन जो है दे आर इन कंजुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। आप देख सकते हैं कि पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड और ये प्लस चार्ज, तो ये पाई बॉन्ड जो है दैट इज इन कंजुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। तो इस टाइम में इसमें भी जैसे रेजोनेंस हो सकता है, ये सेकंड टाइप का बता दिया। पहले जो बताया मैंने आपको पाई जो पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में कंजुगेशन था। अब हम लोग बात कर रहे हैं पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो है कंजुगेशन हो रहा है और वो कैसे रेजोनेंस शो करते हैं। अब ये जो रेजोनेंस है स्टूडेंट, आप देख रहे हो कि ये डबल हेडेड एरो है, ये मतलब डबल हेडेड एरो लगाया जाता है जब दो जो स्ट्रक्चर था उनके बीच में रेजोनेंस होता है। कि ये मतलब इस डबल हेडेड एरो का मतलब ये है कि ये जो स्ट्रक्चर दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू दिस और ये जो स्ट्रक्चर दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू दिस, तो इसलिए वो डबल हेडेड जो है एरो लगाया जाता है रेजोनेंस को
जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं उनको सेपरेट करने के लिए डबल हेडेड एरो लगाया जाता है। अब जैसे हम लोग बात करें कि इस टाइम में कैसे जो है रेजोनेंस होगा, आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा तो व्हाट विल हैपन, आप देख सकते हो कि CH2 के ऊपर जो है प्लस चार्ज हो जाएगा और ये आ गया CH, और यहाँ पे जो है दैट विल बी क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट हो रहे हैं, सो दैट इज द रीजन इट विल गेट क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं तो इसका जो है पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, तो ये इसका रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये सेकंड केस मैंने डिस्कस किया। अब जो थर्ड केस आया, पहला आपने देखा पाई इलेक्ट्रॉन पाई और पाई बॉन्ड के बीच में जो है कंजुगेशन हो रहा है, अब पाई बॉन्ड और जो है पॉजिटिव चार्ज के बीच में कंजुगेशन हुआ। इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज लिया, अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा दिया, CH2 जैसे डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन की जगह हमने कार्बोनाइन दे दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, अब इसमें क्या कंजुगेशन कैसे हो सकता है, कैसे कंजुगेशन होगा, तो आप देख सकते हैं कि कैसे हो सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज वाला जो है ये वाला ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। व्हाट विल हैपन, आप सब देख सकते हैं कि जब ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे कितने बॉन्ड हो जाएंगे। अब यदि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 बॉन्ड हो रहे हैं, तो इसलिए सो दैट इज द रीजन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये तीसरी टाइप बता दी मैंने रेजोनेंस की। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि लोन की पेयर के बीच में भी हो सकता है ये, जैसे हमने लगा दिया एल्कीन ली CH2 डबल बॉन्ड CH2 H को हटाया और यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच कर दिया, NH2 ग्रुप को अटैच कर दिया, तो कैसे कंजुगेशन पॉसिबल हो पाएगा। आप देख सकते हैं कि पाई सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर आ रहा है, तो ये जो कंजुगेशन है वो पाई और लोन पेयर के बीच में जो है, पाई और लोन पेयर के बीच में जो है वो कंजुगेशन है। तो इस टाइप की कंजुगेशन जब होगी तो व्हाट विल हैपन, ये इलेक्ट्रॉन जो है दे विल बी शिफ्टेड हियर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब ये शिफ्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे, सो दैट इज द रीज़न ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनाइन बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज हैविंग, लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये बन जाएगा CH और यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड और NH2, इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हुए हैं, सो दैट इज द रीज़न नाइट्रोजन जो गेट वो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप का भी एक रेजोनेंस होगा। तो मैं आपको डिफरेंट बता रहा था कि कौन कौन से रेजोनेंस पॉसिबल है। पाई और पाई के बीच में कंजुगेशन हो रहा है, पाई और पॉजिटिव चार्ज के बीच में, कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो है कंजुगेशन हो रहा है, पाई और नेगेटिव चार्ज के बीच में कंजुगेशन हो रहा है, पाई और लोन पेयर के बीच में क्या हो रहा है, कंजुगेशन हो रहा है। तो इसी तरह से हम लोग देखें फिफ्थ केस को देख लें तो CH2 डबल बॉन्ड CH और ये आ गया CH2 फ्री रेडिकल, तो ये कंजुगेशन इसमें भी पॉसिबल है। एक आपको पता है कि ये एक टाइप से एक इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है और इसका है, ये दोनों ये यहाँ पे रह जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये इसके साथ जब इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो डबल बॉन्ड की क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, और यहाँ पे फ्री रेडिकल की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी CH और ये बन गया CH2। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बन रहे हैं, पहले जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना वो पाई और पाई जो है कंजुगेशन में है, पाई और पॉजिटिव, दूसरा जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने वो पाई और पॉजिटिव चार्ज जो है दे आर इन कंजुगेशन। यहाँ पे थर्ड जो है इसलिए बना कि पाई जो इलेक्ट्रॉन है दे आर इन कंजुगेशन विद नेगेटिव चार्ज कार्बोनाइन के साथ जो है कंजुगेशन में है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि पाई इलेक्ट्रॉन जो दे आर इन कंजुगेशन विद लोन पेयर, और यहाँ पे देख रहे हो कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है दे आर इन कंजुगेशन विद फ्री रेडिकल। तो आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स के कंजुगेशन जो है डिफरेंट टाइप के रेजोनेंस दिखाएं कि किस टाइप के कंजुगेशन जो सिस्टम है वो रेजोनेंस शो कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं डिटेल में रेजोनेंस को बता रहा हूँ कि जैसे कि मैं बेंजीन के एग्जांपल लेके डिस्कस कर रहा हूँ कि बेंजीन का मैंने स्ट्रक्चर ले लिया कि कूल का जो स्ट्रक्चर था, लिविस स्ट्रक्चर, उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे ये स्ट्रक्चर आ गया, इसमें जो है एक तो ये ऐसे दिया गया था, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया, और सेकंड स्ट्रक्चर आ गया स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर की कूल के द्वारा दिया गया था, लिविस स्ट्रक्चर है। इस टाइप का ये सेकंड स्ट्रक्चर आ गया।
तो हम लोगों को जैसे कि ये स्ट्रक्चर्स कीकुल के द्वारा स्ट्रक्चर दिए गए हैं, तो एक स्ट्रक्चर ये आ रहा है और सेकंड स्ट्रक्चर ये आ रहा है। तो कई बार क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर जो है पूरा जो इसकी जो एक्चुअल जो प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल है वो उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ये सिंगल मॉलिक्यूल जो है वो प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम लोगों ने मतलब एक अलग जो है लिविंग स्ट्रक्चर बना लिया, जिसमें क्या कर दिया, जो डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है उसको शिफ्ट कर दिया। ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे भेज दिया, ये वाला यहाँ पे भेज दिया और ये वाला यहाँ पे भेज दिया। ये ट्राई किया, दूसरा स्ट्रक्चर हम लोगों ने ट्राई किया, पर ये भी स्ट्रक्चर जो है वो जो मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। पर एक जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर विच एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल, जो कि मॉलिक्यूल्स की जो सारी प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जिन्होंने जो है मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश की पर ये कर नहीं पाए, तो इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, या इनको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, या फिर इनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कैनोनिकल्स CANONICAL कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, या फिर इनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। पर ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, मतलब ये रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाया है, मतलब ये जो बनाया गया है इनको मिक्स करके बनाया गया है। इसका भी इसमें कंट्रीब्यूशन होगा, इसका भी इसमें कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है जो कि सारी प्रॉपर्टीज जो मॉलिक्यूल्स है उसकी सभी प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, एक्सप्लेन कर देता है। तो ये जो रियल स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब जैसे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे जो है कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है, ये आप देख सकते हैं, एक ये वाला, दो और ये तीन, ये कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। और जो कार्बन जो डबल बॉन्ड है, इसी तरह से आप देख सकते हैं 1 2 3, ये कार्बन डबल बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज जो है वो 1.39 आर्मस्ट्रॉन्ग की इक्वल है। 1.34 आर्मस्ट्रॉन्ग के इक्वल है, 1.34 आर्मस्ट्रॉन्ग के इक्वल है। पर ये पाया गया कि एक्चुअली जो बेंजीन में जो कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है, बेंजीन में जो एक्चुअल जो बॉन्ड लेंथ है, वो कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है वो आ रही है, वो कितनी आ रही है, 1.39 आर्मस्ट्रॉन्ग आ रही है। और सारे के सारे जो बॉन्ड्स है वो सभी के सभी जो कार्बन जो बॉन्ड है, कार्बन की जो बीच में बॉन्ड लेंथ है वो सारी इक्वल है, और वो जो बॉन्ड लेंथ आ रही है वो 1.39 आर्मस्ट्रॉन्ग की इक्वल आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि इस कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.39 आर्मस्ट्रॉन्ग है। ये क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, आपको पता है सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है कम होती है। ये नेक्स्ट जो है सिंगल बॉन्ड फिर बड़ा होगा, डबल बॉन्ड जो होगा उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। इसी तरह से ये सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, डबल की बॉन्ड लेंथ की होगी कम होगी। तो हम लोगों को ये स्ट्रक्चर जो है एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई कि सभी कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल नहीं है। पर जब हम लोग बात करें बेंजीन के बारे में, तो बेंजीन की हर जो कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है, हर कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो कार्बन की जो बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल है। और वो जो है वो किसके इक्वल बोला गया है, वो 1.39 आर्मस्ट्रॉन्ग के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर भी जो है इस बॉन्ड लेंथ को मतलब इस बेंजीन की इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और ये भी नहीं कर पाया। पर ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, इनको जो मिक्स करके बनाया गया है, इनके जो कंट्रीब्यूशन से ले करके बनाया गया है कि मतलब दोनों को कंट्रीब्यूट को करके मिक्स करके ये बनाया गया है। तो ये बताता है कि भाई इसमें जो है क्या है कि ये बोलता है कि सिंगल बॉन्ड है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड आप देख सकते हैं कि ये बता रहा है, इस टाइप से ये स्ट्रक्चर बनता है, इस टाइप से कि इसमें न जो है वो सिंगल बॉन्ड करैक्टर है, ना इसमें डबल बॉन्ड करैक्टर है। इसमें जो है दैट इज कॉल्ड पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर है। और वो सभी की जो बॉन्ड लेंथ है उसकी क्या है,
मतलब और ये और सभी के कर जो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है उन सभी की जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज़ इक्वल है। तो ये जो स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ कॉल्ड, जो कि पूरी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। और ये जो स्ट्रक्चर है जिन्होंने कोशिश की है दैट इज़ कॉल्ड, इसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ आ रही है, सिंगल बॉन्ड लेंथ जो आ रही है वो 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग की इक्वल आ रही है, और कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ आ रही है वो 1.34 आर्मस्ट्रॉन्ग की इक्वल आ रही है। तो सिंगल बॉन्ड ये हो गया, डबल बॉन्ड ये हो गया, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया ये, इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड लेंथ आ रही है 1.39 आर्मस्ट्रॉन्ग। आप देख सकते हैं कि ये बॉन्ड लेंथ जो है इन दोनों की क्या आ रही है, बीच में आ रही है, जो कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को क्या कर रही है, शो कर रही है। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग मॉलिक्यूल को जो है दो या दो से ज़्यादा लिव स्ट्रक्चर से जो है रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें जो है पोजीशन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पोजीशन जो है इलेक्ट्रॉन्स की जो है डिफरेंट हो सकती है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन है वो क्या है, डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो डिफरेंट है, पर जो एटम की जो पोजीशन होती है दैट इज़ फिक्स होती है। ये जो लिविंग स्ट्रक्चर जो बताए गए हैं जिसमें एटम की पोजीशन जो है फिक्स है और इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन जो है वो चेंज हो रखी है, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग जो है कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। और इनको मिक्स करके जो बनाया गया है, जो कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यही बता रहे हैं कि बेंजीन में जो है हर बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्वल है, और वो किसकी इक्वल है, 1.39 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया और ये भी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, पर ये जो स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन कर पा रहा है। आप देख सकते हैं कि सभी की जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज इक्वल है, और ये जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में आ रही है, जो कि पूरी प्रॉपर्टीज जो ऑफ द मॉलिक्यूल को क्या कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है। तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है इन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स के से बनाया गया है, मतलब उनको मिक्स करके बनाया गया है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मिक्स करके बनाया गया है, लिया गया है। तो क्या होता है कि रेजोनेंस हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, उसमें कई स्ट्रक्चर्स का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है और कई स्ट्रक्चर्स का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कम होता है। तो एक्चुअली जो रेजोनेंट स्ट्रक्चर होता है, जब कोई मॉलिक्यूल को मतलब बहुत सारे सपोज करो उसमें काफ़ी ज़्यादा कंजुगेटेड सिस्टम आ रहे हैं, तो वो डेफिनेटली बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा, और उसमें जो जो कंट्रीब्यूटिंग या रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे और कुछ जो है लेस स्टेबल होंगे। तो जो ज़्यादा स्टेबल होंगे उनका कंट्रीब्यूशन जो है रेजोनेंस हाइब्रिड में ज़्यादा होगा, और जो स्टेबल कम होंगे उनका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कम होगा। तो अब हम लोग डिस्कस कर सकते हैं जैसे कि रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है और किसका कंट्रीब्यूशन क्या है, कम है। तो हम लोगों को वो फाइंड आउट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि किस रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है और किस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी जो है वो कम है। तो और किसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा और किसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूशन जो है वो कम होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। अब जैसे मैं CO2 का एग्जाम्पल लेके कर रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हैं कि CO2 को ले लिया मैंने, आप देख सकते हैं कि CO2 का जो स्ट्रक्चर है, आप जो है एक शॉर्टकट है दैट इज़ कॉल्ड ANSU, उसके थ्रू आप लोग इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो। तो इस टाइप का ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है डिलोकलाइज होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अभी जैसे इस कार्बन का ऑक्टेट जो कंप्लीट है, यदि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो कार्बन के सराउंडिंग में कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं। अभी जैसे 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, जब ये लोन पेयर जो है किस में कन्वर्ट होगा, बॉन्ड में बनेगा तो इसके सराउंडिंग में कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। सो दैट इज द रीजन दिस बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं स्टूडेंट कैसे आ रहा है, ये आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए। सो दैट इज द रीजन दिस ऑक्सीजन विल गेट नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि लोन पेयर शिफ्ट हो गए। सो दैट इज द रीजन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए थे, तो इसलिए इसके ऊपर चार्ज जो है दैट इज ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, रेजोनेंस में होता क्या है, माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, माइग्रेशन। इंडक्टिव साइड में जो है आप बोल सकते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके तरफ जो इलेक्ट्रॉन मतलब शिफ्ट हो जाते हैं, पर इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, माइग्रेशन हो जाती है। आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहुंच गए स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे पहुंच गए इस ऑक्सीजन पे। ये आप यदि मैं इसको 1 2 और ये 3 एटम दे दूँ, तो फर्स्ट एटम ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड
ऑक्सीजन एटम के पास माइग्रेट हो गए। तो आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑक्सीजन में शिफ्ट हो गए। या फिर आप दूसरा एक और स्ट्रक्चर जो है पॉसिबल हो सकता है, आप देख सकते हैं कि यदि मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए थे, यदि मैं इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट करता तो बड़े लैब पर ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं यहाँ पे, तो क्या होता, आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाते तो क्या होता, तो इस ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ जाता, इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। सो दैट इज द रीज़न ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की चार्ज पॉजिटिव हो जाना था और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाना था। तो आपको पता है ये यहाँ पे 5 बॉन्ड हो जाने थे। सो दैट इज द रीज़न दिस इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड हियर। सो दैट इज द रीज़न क्या बन जाना था, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर जो है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आना था। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप से स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर बता रहा है कि जैसे ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड था, तो आप देख सकते हैं कि ये इसको मैं यदि फर्स्ट स्ट्रक्चर दे दूँ, यहाँ पे सेकंड दे दूँ, यहाँ पे थर्ड दे दूँ, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, इसमें रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कौन सा आएगा। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर आएगा, ये बोलता है डबल बॉन्ड, और ये बोलता कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ये बता रहा है कि डबल बॉन्ड है, ये बता रहा है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ये बता रहा है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। और आपको देख रहे हैं ना, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये डबल बॉन्ड बता रहा है, और ये स्ट्रक्चर बता रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, और ये बता रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो इनके बीच का जो स्ट्रक्चर होगा वो किस टाइप का होगा स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इसमें पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, पार्शियल। तो ये जो बना है इन दोनों को मिक्स करके ये बनाया गया है, इन दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। तो दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज दिस, इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंट हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो कि ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन करता है। तो हम बात करें स्टूडेंट्स कि इसमें जो कार्बन जो इसमें जो बॉन्ड लेंथ आती है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, और इसमें जो बॉन्ड लेंथ आएगी वो दैट विल बी कितनी आएगी, 1.15 आर्मस्ट्रॉन्ग के इक्वल होगी। 1 जो एक्चुअल जो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ आ रही है स्टूडेंट्स, कितनी आ रही है कि ये जो दोनों बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल है, कार्बन और ऑक्सीजन जो है दोनों बॉन्ड लेंथ जो है इक्वल है, और ये जो बॉन्ड लेंथ जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 1.15 आर्मस्ट्रॉन्ग के इक्वल आ रही है, 1.15 आर्मस्ट्रॉन्ग के इक्वल आ रही है। अब जैसे हम लोग बात करें कि जो एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर में पाया गया है कि कार्बन के जो है दो बॉन्ड है ना, कार्बन के 2 बॉन्ड है, कार्बन के C डबल, ये जो कार्बन ऑक्सीजन है एक बॉन्ड ये आ रहा है और दूसरा बॉन्ड ये आ रहा है, ये दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल है, और वो किसकी इक्वल आ रही है, वो आ रही है स्टूडेंट्स 1.15 आर्मस्ट्रॉन्ग की इक्वल आ रही है। और कार्बन जो ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जब बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जब डबल बॉन्ड है, तो जो बॉन्ड लेंथ होती है स्टूडेंट्स वो होती है 1.22 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, और जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो 1.10 आर्मस्ट्रॉन्ग के इक्वल होती है। तो आप देख रहे हो कि ये बोल रहा है कि इतनी बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, आप देख सकते हो कि ये बोल रहा है कि इतनी बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 1.22 होनी चाहिए। ये बता रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है दैट शुड भी कितनी होनी चाहिए, 1.22 आर्मस्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और ये बता रहा है भाई कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 1.10 आर्मस्ट्रॉन्ग के इक्वल होनी चाहिए। पर दोनों भी जो है दोनों मतलब सही नहीं बता पा रहे हैं। पर ये जो एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल एक्चुअली बता रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल है, और वो किसके इक्वल आ रही है, 1.15 आर्मस्ट्रॉन्ग के इक्वल आ रही है। एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की एक्चुअल बॉन्ड लेंथ जो है उसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। और ये जो सेकंड और थर्ड जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है दे आर कॉल्ड कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और आप देख सकते हैं कि ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है इनके कंट्रीब्यूशन से बना हुआ है, इनको मिक्स करके बनाया गया है। स्टूडेंट जैसे मैं बात कर रहा था कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उनमें जो है जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका
उनका जो है उनको मिक्स करके बनाया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर जो है ज़्यादा स्टेबल होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में ज़्यादा होता है, और जो स्ट्रक्चर जो है लेस स्टेबल होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कम होता है। तो हम लोगों ने अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे किस स्ट्रक्चर का जो है रेजोनेंस हाइब्रिड में स्ट्रक्चर में जो है कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है और किसका कंट्रीब्यूशन जो है वो कम है, कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो कम स्टेबल है। तो उसको डिस्कस करने के लिए जो मैं नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को करवा रहा हूँ तो वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। क्योंकि कईयों का रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है और कईयों का कम है। तो कई जिसका ज़्यादा उसका होगा जिसकी स्टेबिलिटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की ज़्यादा होगी, और जिसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम है उसका रेजोनेंस हाइब्रिड में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कम होगा। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो पहली बात है कि कई ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब जिनको हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, जो इनडिस्टिंग्विशेबल है, जिनको हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, बिल्कुल मतलब एक दूसरे की तरह दिखते हैं पूरे, पर वो आइडेंटिकल नहीं होते, वैसे होते वो अलग है। उनकी जो एनर्जी होगी वो इक्वल होगी और उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए वो इक्वल होगा, इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स मैं बात करूं, आपको बताया भी था मैंने बेंजीन के बारे में, कि जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर जो थे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, अभी आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट स्ट्रक्चर था, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये वाला यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कैसे बनेगा, इस टाइप से ये बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। वैसे ये कोई मतलब सेम नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, ये जो है दैट इज कोल्ड है, तो ये डिफरेंट है। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं दैट इज कोल्ड इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है रेजोनेंस हाइब्रिड में, वो जो रेजोनेंस हाइब्रिड में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल होगा। जिन स्ट्रक्चर्स को हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते उनको हम लोग इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, और उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा रेजोनेंस हाइब्रिड में वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों स्ट्रक्चर जो है इक्विवेलेंट है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए इनका जो है रेजोनेंस हाइब्रिड में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल होगा। और एक और मैं जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में बता रहा हूँ, जैसे ये आ गया एक कार्बोकेटाइन का एग्जांपल है इस केस में, जैसे कि तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन ये है, आपको पता है कि इस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आएगा, यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है दैट गेट न्यूट्रलाइज, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे इसका पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो व्हाट विल हैपन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कार्बन था इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ से गए हैं, इसलिए इस पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर में भी कोई आपको ज़्यादा मतलब आप लोग इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। सो दैट इज़ द रीज़न ये इनडिस्टिंग्विशेबल है। यू कैन टू से दैट इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इनका जो रेजोनेंस हाइब्रिड में जो कंट्रीब्यूशन होगा दोनों का इक्वल होगा। सेकेंड जो पॉइंट बोल रहा है कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, एक मॉलिक्यूल जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है और दूसरा मॉलिक्यूल जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि ये स्ट्रक्चर को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, जैसे ये आ गया 1,3-ब्यूटाडाइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट है। आप देख सकते हैं कि इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है। यदि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये डिलोकलाइज होकर के यहाँ पे आ जाए और ये यहाँ पे आ जाए, तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं कि ये जो है ये बन जाएगा CH2+ और ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH और ये बन गया CH2-, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए। तो आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर 1 है स्टूडेंट और ये स्ट्रक्चर 2 है। तो आप देख सकते हैं क्या यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, मैंने बोला है कि ऑक्टेट रूल फॉलो होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप
इस कार्बन की सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, जो है कितने जो ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। और आप देख सकते हैं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होने की वजह से स्ट्रक्चर जो 2 होगा वो लेस स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू 1। या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसमें कोवलेंट, जिसमें कोवलेंट बॉन्ड ग्रेटर होंगे उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, और जिसके कोवलेंट बॉन्ड जो है वो कम है उसके कंट्रीब्यूशन जो है वो कम होगा। आप देख सकते हैं कि इसमें कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा है, 1 2 और सारे टोटल आप कर लो तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड जो है वो ज़्यादा है, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड जो है वो कम है। तो जिसकी वजह से जो स्टेबिलिटी होगी, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है फर्स्ट की ज़्यादा है और सेकंड की जो है कम है। क्योंकि इसमें ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, इसमें सेकंड में जो है ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट की जो स्टेबिलिटी है वो कंट्रीब्यूट जो रेजोनेंस जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा उसमें जो कंट्रीब्यूशन जो होगा, फर्स्ट का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा और सेकंड का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्टेट जो है इस कार्बन का कंप्लीट नहीं है, तो जिसकी वजह से इसका कंट्रीब्यूशन जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कम होगा, और इसका जो है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा है और ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है इससे ज़्यादा है, इसलिए इसका फर्स्ट का जो है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो ज़्यादा होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि इस टाइप से एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर देख सकते हो कि ये स्ट्रक्चर दी हुआ है और इस पर कार्बन पे चार्ज जो है पॉजिटिव है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ स्ट्रांगली खींचेगा। तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं कि इसमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा, इलेक्ट्रॉन जो है दे गेट ट्रांसफर्ड हेयर, सो दैट इज द रीज़न ऑक्सीजन जो है उसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और यहाँ पे कार्बन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ऑक्टेट कंप्लीट था, ऑक्टेट जो था कंप्लीट था, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट था, 2 2 4 2 6 2 8, और कार्बन जो है उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन के सराउंडिंग में जो है 3 कोवलेंट बॉन्ड है और 4 का कोवलेंट बॉन्ड होने चाहिए, तभी ऑक्टेट इसका कंप्लीट होगा। तो इसमें ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट स्ट्रक्चर दे दिया मैंने, इसको सेकंड स्ट्रक्चर दे दिया, तो इसमें फर्स्ट जो उसका जो स्ट्रक्चर जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल है और सेकंड जो है वो कम स्टेबल है, इसलिए इसका रेजोनेंस हाइब्रिड में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो ज़्यादा होगा, इसका जो है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कम है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इस कार्बन की सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है, या फिर बोल सकते हैं कि 3 कोवलेंट बॉन्ड है इसमें, और 4 कोवलेंट बॉन्ड होने चाहिए थे कार्बन के। तो यहाँ पे जो है कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा है, ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, जिसकी वजह से इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो रेजोनेंस हाइब्रिड में ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा होगी तब भी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे ऊपर स्ट्रक्चर्स हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, इसमें पाई बॉन्ड जो है आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें जो पाई बॉन्ड है वो 2 पाई बॉन्ड है, और फर्स्ट स्ट्रक्चर में 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड, और स्ट्रक्चर 2 में जो आप देख सकते हैं कि एक ही पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड। तो जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर्स को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे ये हम लोगों को स्ट्रक्चर दिए गए हैं कि जैसे ये बेंजीन का स्ट्रक्चर ले लिया हम लोगों ने, और एक स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें चार्ज आ गया प्लस और यहाँ पे आ गया माइनस। अब ये स्ट्रक्चर कैसे बना है ना, ये स्ट्रक्चर, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, यहाँ पे ये बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे कार्बन की सराउंडिंग में 5 बॉन्ड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, इसलिए ये बॉन्ड जो है दैट इज कन्वर्ट इनटू लोन पेयर, ये लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से शिफ्टेड हुए हैं, सो दैट इज द रीज़न ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये देख सकते हैं आप कि ये बेंजीन का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और यदि हमें बोला जाए कि स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, ये बेंजीन और इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसके बीच में हमें स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए बोला गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 पाई बॉन्ड आ रहे हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 पाई बॉन्ड आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो मैंने स्टूडेंट्स क्या क्या बताया आपको, एक पॉइंट मैंने बताया आप लोगों को कि जो स्ट्रक्चर जो है डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, जिन स्ट्रक्चर्स को हम लोग उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है रेजोनेंस हाइब्रिड में इक्वल होती है। दूसरा ये बताया मैंने कि ऑक्टेट रूल जिसका फॉलो हो रहा है, और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसका रेजोनेटिंग जिसमें जो है ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो जो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तीसरा मैंने बताया आप लोगों को जिसके पाई बॉन्ड जो है ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जिसके पाई बॉन्ड जो है वो कम है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। जिसमें पाई बॉन्ड 2 थे इसलिए स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसमें पाई बॉन्ड 1 है इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और
पाई बॉन्ड के बारे में बताया, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड जो है 3 पाई बॉन्ड है और यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, इसलिए ये जो है बेंजीन का ये जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज़ मोर स्टेबल होगा। और जैसे एक और नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करें कि जैसे ये दी हुआ है CH3C, ये दिया हुआ है CH3CH हैविंग पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे OH दिया हुआ है। तो जो नेक्स्ट इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा, आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, सो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि CH3CH और ये डबल बॉन्ड और OH और यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो चार्ज है दैट इज़ पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हमें बोला गया है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करने के लिए बोला गया, तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है कोई पाई बॉन्ड नहीं है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है, 0 पाई बॉन्ड और इसमें 1 पाई बॉन्ड है। तो ऑब्वियस है कि ये स्ट्रक्चर जैसे मैं यदि इसको A दे दूँ, इसको B दे दूँ, तो जो B वाला स्ट्रक्चर जो है, B वाले स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी होगी वो A वाले स्ट्रक्चर से क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड जो है वो ज़्यादा है। और एक बात स्टूडेंट्स, एक और रूल है, जैसे कि यहाँ पे जैसे कार्बन पे जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उन पे जो है ज़्यादातर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे यदि चार्ज जो है पॉजिटिव आता है तो वो लेस स्टेबल हो जाते हैं। मानता हूँ कि ये स्ट्रक्चर जो है वो लेस स्टेबल हो रहा है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पर यहाँ पे जो पाई बॉन्ड वाला जो रूल है, पर यहाँ पे ऑक्टेट जो है ऑक्सीजन का कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट जो हो रखा है। तो इसलिए ये जो ऑक्टेट रूल वाला जो मतलब कि जो पाई बॉन्ड वाला जो कंसेप्ट है वो जो है उसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर जो B होगा वो ज़्यादा स्टेबल होएगा एज़ कम्पेयर टू A। इसलिए इसमें जो पाई बॉन्ड जो है 1 है, यहाँ पे कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। हाँ, यदि इसमें ऑक्टेट जो कंप्लीट नहीं होता तब जो है प्रॉब्लम जो है हो सकती थी इसमें, और ये स्ट्रक्चर जो है अनस्टेबल हो सकता था। पर यहाँ पे अभी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए ये स्ट्रक्चर जो है अभी अनस्टेबल नहीं होगा। यदि इसमें हाँ पॉजिटिव चार्ज और जो है ऑक्टेट जो कंप्लीट नहीं होता तो ये स्ट्रक्चर जो है दैट विल बिकम अनस्टेबल हो जाना था। तो आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि यदि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। स्टूडेंट नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिया गया है जैसे कि CH3 डबल बॉन्ड CH और ये हो गया NH3+, और इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये दिया गया है इसमें दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड NH3 दिया हुआ है। तो इसमें हम लोगों को स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए बोला गया है। तो ये स्ट्रक्चर जैसे हम लोगों ने चलो C ले लिया और यहाँ पे स्ट्रक्चर D ले लिया, तो आप देख सकते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड्स तो चलो ठीक है, यहाँ पे एक 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी 1 पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी 1 पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। तो हम लोगों को स्टेबिलिटी के बारे में कंपेयर करने के लिए बोला गया। तो आप देख सकते हैं कि स्टेबिलिटी में जो है जो स्ट्रक्चर जो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो है ऑक्टेट रूल यहाँ पे तो फॉलो हो रहा है। यहाँ पे जो है नाइट्रोजन की सराउंडिंग में कितने हो रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 3 2 6 और 2 8 हो रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, नाइट्रोजन की सराउंडिंग में जो 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये नाइट्रोजन जो है 5 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 बॉन्ड बना दिए, तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो जिसकी वजह से मैंने ये बोला है कि जो कंपाउंड्स हैं उनको जो है ऑक्टेट रूल जो फॉलो करना पड़ेगा। स्टूडेंट थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे, हाँ ये CH2 होगा, सॉरी CH2, यहाँ पे भी CH2 आना था, CH2 होना था, यहाँ पे अनस्टेबिलिटी हो गई थी। नहीं तो आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं और जिसकी वजह से यहाँ पे CH2 के ऊपर जो चार्ज है दैट विल भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गए और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो न्यूट्रलाइज हो गया। और हम लोगों को स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों में पाई बॉन्ड जो है इक्वल है, पर बात ये है कि आप देख सकते हैं कि इस नाइट्रोजन की सराउंडिंग जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, टोटल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो ये जो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उनको जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्टेट रूल को वायलेट नहीं कर सकते। यदि वो ऑक्टेट रूल को वायलेट करते हैं तो दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड। तो ये जो स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ अनकंसिडरेबल
तो ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा स्ट्रक्चर, उसमें इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि इसमें नाइट्रोजन की सराउंडिंग में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आपको पता है कि जो नाइट्रोजन जो है वो सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसका जो है मतलब 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते इसके, 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ ये रेजोनेंस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो स्ट्रक्चर जो डी है दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड because it does not obey octet rule, because nitrogen has 8 electrons and it has 8 नाइट्रोजन जो है कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास जो है 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, एंड इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसके पास ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल नहीं है, जिसकी वजह से ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड बिकॉज इट वायलेट द ऑक्टेट रूल। स्टूडेंट्स, जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो चार्ज वाले स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे एक स्ट्रक्चर है दिए हुए हैं आप लोगों को CH2 डबल बॉन्ड CHOH, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है दैट विल बी शिफ्टेड हियर। नाउ व्हाट अबाउट दिस, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, सो दैट इज़ द रीज़न ये बन जाएगा कार्बोनाइन बन जाएगा CH2 माइनस CH, और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड और OH, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो अब देखें हम लोग पाई बॉन्ड जो है दोनों स्ट्रक्चर्स में इक्वल हैं, मतलब कोवलेंट बॉन्ड्स इक्वल हैं। तो स्टेबिलिटी के बारे में बात करें, इसमें भी पाई बॉन्ड जो है 1 पाई बॉन्ड है, इसमें भी 1 पाई बॉन्ड है। और स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो ये स्ट्रक्चर जो है न्यूट्रल है, और ये जो है चार्ज वाला स्ट्रक्चर है। तो जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, जो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, उसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। यदि मैं इसको C कंसिडर करूँ, इसको D कंसिडर करूँ, तो C की जो स्टेबिलिटी है वो D से ज़्यादा है, क्योंकि जो C जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो न्यूट्रल है, और जो D जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो चार्ज है, इसलिए वो जो C जो स्ट्रक्चर होगा उसकी स्टेबिलिटी जो है वो D से ज़्यादा होगी। अब जैसे मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर्स फिनोल का मैं स्ट्रक्चर्स ले रहा हूँ, जैसे कि इस स्ट्रक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि इसको जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा वो कैसे आएगा। आपको पता है ये लोन पेयर होते हैं यहाँ पे, इट विल बी शिफ्टेड हियर, व्हाट विल हैपन नाउ, ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो जब ये यहाँ पे आएगा ये स्ट्रक्चर इस टाइप से है ना, एक मिनट, जैसे हम लोग बात करें ये स्ट्रक्चर्स के बारे में, फिनोल के बारे में बात कर रहा हूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये आ गया, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड हियर, यहाँ पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे, सो दैट इज द रीजन दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर हियर। सो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल कम्स आउट टू बी, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन विल गेट पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कितने बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर में जो है नंबर ऑफ जो पाई बॉन्ड्स है वो इक्वल हैं, पर ये जो स्ट्रक्चर जो है वो न्यूट्रल है, और ये स्ट्रक्चर जो है न्यूट्रल नहीं है। तो जो न्यूट्रल जो स्ट्रक्चर होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। सपोज करो ये ई स्ट्रक्चर और ये एफ स्ट्रक्चर है, तो ई स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी जो है एफ से ज़्यादा होगी, क्योंकि ये चार्ज ये न्यूट्रल है और ये चार्ज वाला है। तो न्यूट्रल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और रेजोनेंस हाइब्रिड में उसका जो रेजोनेंस से जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा उसमें इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो भी ज़्यादा होगा। इसको इन अदर वर्ड में हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो स्ट्रक्चर जिसमें सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा, सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, उनकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, और उनकी जो रेजोनेंस हाइब्रिड में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कम होगा। तो इसी तरह से मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल ले सकता हूँ, जैसे कि ये ले लिया एसिड का ले लिया मैंने RCOH। आपको पता है कि इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ये कंजुगेशन जो है वो किसके बीच में हो रखा है, लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में कंजुगेशन हो रखा है। सो दैट इज़ द रीज़न ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट कंट्रीब्यूटिंग जो स्ट्रक्चर बनेगा स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला जो ऑक्सीजन है इस पर जो चार्ज होगा वो प्लस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर जो है इसमें सेपरेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, ये G आ गया और H, ये स्ट्रक्चर आ गया G और ये H।
तो ये न्यूट्रल है और ये चार्ज वाला है। तो चार्ज वाली जो है वो सेपरेशन ऑफ चार्ज होने की वजह से, सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम होगी। इसलिए जी जो स्ट्रक्चर है वो एच वाले जो रिजोनेटिंग जी स्ट्रक्चर है वो एच वाले रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो रिजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर जी है वो ज़्यादा स्टेबल है। और सॉरी यहाँ पे सॉरी डबल बॉन्ड आ जाना था, है ना, डबल बॉन्ड। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स वो इक्वल ही है। और बात ये है कि यहाँ पे जो है सेपरेशन ऑफ चार्जेस होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है कम हो जाएगी। इसका इसलिए इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कंट्रीब्यूशन, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में जो कंट्रीब्यूशन है वो कम होगा, इसका जो है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो ज़्यादा होगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि जब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, और ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें नेगेटिव चार्ज जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ रहा है और पॉजिटिव चार्ज जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आ रहा है, तो उस जो रिजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर होगा उसका जो है रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो ज़्यादा होगा। जैसे कि ये मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूँ। जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर दिया गया है, तो आप देख सकते हैं कि कीटोनिक कंपाउंड है कोई, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। व्हाट विल हैपन, व्हाट इज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं कि जब ये खींचेगा तो क्या होगा, कार्बन पे चार्ज जो पॉजिटिव हो जाएगा और ऑक्सीजन पे चार्ज जो है दैट विल बी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। एक पॉसिबिलिटी तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की ऐसी है, और दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन पे ट्रांसफर हो जाए। तो ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है इस टाइप से हो सकता है, इस टाइप से हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन यदि कार्बन पे ट्रांसफर होंगे तो कार्बन पे चार्ज नेगेटिव आ जाएगा और ऑक्सीजन पे जो चार्ज है वो कौन सा आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। एक बार जो है इलेक्ट्रॉन मैंने ऑक्सीजन पे ट्रांसफ़र करवा दिए और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और जिसकी वजह से कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव आ गया। एक बार जो है कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करवा दिए और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव आ गया। तो अब हम लोग स्टेबिलिटीज़ को कंपेयर कर रहे हैं। ये सपोज करो ये स्ट्रक्चर 1 है और ये स्ट्रक्चर 2 है और ये स्ट्रक्चर जो है 3 है। तो जो है इसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा, जो मतलब सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होगा वो रेजोनेंस हाइब्रिड में तो वो इस पर ही होगा। एक क्यों, कारण क्या है कि एक तो आप देख सकते हैं कि इसमें ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, इसमें पाई बॉन्ड है। मैं बहुत सारी कंडीशन के द्वारा बोल सकता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा इसका जो रोल है वो सबसे ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक तो पाई बॉन्ड है, एक तो ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, और न ही इसमें पॉजिटिव और न ही नेगेटिव चार्ज है। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा अनडाउटफुली जो कंट्रीब्यूशन होगा रेजोनेंस हाइब्रिड में वो 1 का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। अब हम लोग कर रहे हैं कंपेयर सेकंड और थर्ड को। यदि मैं कंपेयर कर दूँ व्हाट विल हैपन, आप देख सकते हैं कि मैंने आपको अभी बताया कि यदि ऑक्सीजन जो है यदि नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आएगा, आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है, तो वो आसानी से नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर रिटेन कर सकता है। तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है यदि नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे आ जाते हैं, तो वो स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू जिसमें जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे चार्ज यहाँ पे जो पॉजिटिव आया और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे जो चार्ज है वो कौन सा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है चार्ज। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा, इसके कंपेरेटिवली तो लेस होगा, पर बात ये है कि इसके कंपेरेटिवली ये ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जो चार्ज आ रहा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे चार्ज जो वो नेगेटिव आ रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे चार्ज जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो जिसकी वजह से सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो थर्ड स्ट्रक्चर से ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो हमेशा याद रखना है आप लोगों ने कि वो स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें जो है नेगेटिव चार्ज जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे एटम पे आ रहा है, नेगेटिव चार्ज जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे एटम पे आ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रो जो लेस इलेक्ट्रो और पॉजिटिव चार्ज जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आ रहा है, वो स्ट्रक्चर जो वो ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आ रहा है, और नेगेटिव चार्ज जो वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आ रहा है। तो उसके कंपेरेटिवली जो है वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा जिसमें नेगेटिव चार्ज जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ रहा है। ये स्ट्रक्चर जो है ज़्यादा स्टेबल होगा और ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा।
सिंपल सी बात क्लियर होगी कि जो जब ऑक्सीजन मतलब जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो स्ट्रक्चर जो वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू वो स्ट्रक्चर जिसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ रहा है तो वो स्ट्रक्चर जो है उसके कंपेरेटिव जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट रूल के बारे में बात करूं, स्ट्रक्चर्स यदि वो स्ट्रक्चर जिसमें जो है एडजेसेंट एटम्स पे जो है लाइक चार्जेस आ रहे हैं वो हाईली अनस्टेबल होंगे और उनका रेजोनेंस जो